हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने पिछले वीडियो में परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। अब अपवर्तन वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम। फिर इसके बाद अपवर्तनांक क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तनांक किस प्रकार परिवर्तित होता क्या होता है। इसके बाद गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, फिर इसके बाद लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस के सूत्र और आवर्धन क्षमता, फिर लेंस की क्षमता। इतना हमको पढ़ना है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, परावर्तन में क्या हुआ था, प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। ये परावर्तन था। हमको अपवर्तन अब देखना। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है। कहाँ जाती है? एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में। अब ये समांग पारदर्शी माध्यम कौन सा है? ठीक है, ये हमको जानना पड़ेगा। यहाँ माध्यम विरल और सघन होता है। माध्यम कैसा होता है? विरल माध्यम होता है और सघन माध्यम। तो सबसे विरल माध्यम कौन सा होता है? निर्वात कह सकते हैं, वो तो माध्यम में आता है नहीं क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होता। तो सबसे विरल कहा जा सकता है निर्वात। निर्वात के बाद वायु, वायु से ज़्यादा जल, जल से ज़्यादा सघन कौन है? कांच, और कांच से भी ज़्यादा सघन हम हीरा को मानते हैं। ठीक, तो निर्वात, वायु, जल, कांच और हीरा, ये जो है विरल से सघन की ओर कम से माध्यम हो गए। अब समझते हैं परिभाषा। जब प्रकाश किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो विचलित हो जाती है। और क्या क्या होता है भाई, एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग भी बदल जाता है, दिशा भी बदल जाती है ना, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता? उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, तो अब समझिए, एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से समझिए कौन सा सघन माध्यम, कौन सा विरल माध्यम है। सघन माध्यम कौन है? जिसमें जिसमें पदार्थ के कण पास पास होते हैं, वो सघन होता है ना। जैसे वायु और जल में तुलना किया जाए तो वायु के कण कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं, जल के कण पास पास होते हैं। इसका मतलब जल क्या हो गया? सघन हो गया, वायु हो गया विरल। और जल और कांच में तुलना करेंगे तो कांच के कण और ज़्यादा पास पास हैं, जल के कण थोड़ा दूर हैं अपेक्षाकृत। तो कांच में कण पास पास हैं, ये सघन हो गया, जल विरल है। ठीक है, तो सघन विरल समझ में आ गया। अब देखिए, प्रकाश की किरण हम मान ले रहे हैं वायु से जल में आ रही है। पहला माध्यम आपका हो गया वायु, दूसरा माध्यम जल। ठीक है, अब इसके ऊपर वायु और जल है, ऊपर वायु है, नीचे जल है। तो वायु में से प्रकाश की किरण जल में जब आएगी, वायु से जल में आएगी तो किस में आ रही? विरल से सघन में आ रही है। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये आने वाली किरण हो गई आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जो विचलित हो जाती है प्रकाश की किरण उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो ये बन गई हमारी अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ठीक, अब ये बीच वाला ये डिवाइडिंग जो लाइन है, अभिलंबवत जो लाइन है, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब हो गया। फिर इसमें समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे आपतन कोण। अब नीचे अपवर्तन के बाद किरण मिली है तो इसे अपवर्तित किरण कहते हैं ना। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R होता है। अब देखिए, सघन माध्यम में प्रकाश किरण पास हो गई ना, तो कोण कहाँ ज्यादा बन रहा है? विरल माध्यम में, सघन माध्यम में? विरल माध्यम में, क्योंकि वहां दूर हटती है। तो विरल माध्यम में कोण ज्यादा होता है, सघन माध्यम में कोण कम होता है। ये छोटी छोटी बातें समझते जाइए क्रम से। अब समझना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, अपवर्तन का नियम ठीक उसी प्रकार जैसे परावर्तन का नियम था वैसे अपवर्तन का नियम भी हो जाएगा। अपवर्तन के नियम में पहला क्या कहेंगे? तो आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यहाँ थोड़ा सा लिख दें हम यहाँ पे, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई। आई क्या है? आपतन कोण, ज्या मतलब साइन। तो आपतन कोण की ज्या जो होती है ये अनुक्रमानुपाती होती है अपवर्तन कोण की ज्या के। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से देखिए साइन आई मिल गया बराबर, ये प्रोपोर्शनल का निशान जब हटता है तो एक नियतांक आता है, आएगा यन, और ये साइन आर। तो यहां से मिल जाएगा यन बराबर साइन, ये देखिए यन इधर है ना, इसको आर को इधर करेंगे तो साइन आई बटे साइन आर। तो ये मिल गया हमारा अपवर्तनांक। यहाँ नीचे लिखेंगे यन एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक के बारे में ध्यान समझिए भाई कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में आई, किसी माध्यम मतलब वायु, जल, कांच और हीरा हो सकता है, तो जब प्रकाश की किरण निर्वात से वायु में आएगी तो जो अपवर्तनांक होगा उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो इसका मतलब यन ए जो है वो क्या होगा? यन ए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यन डब्ल्यू ये क्या है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक वाटर, और इसके बाद यन जी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यन डी ये हो जाएगा हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बिना कहे भी बोला जा सकता है ना, जो न्यूमेरिकल होता है ऐसे भी आता है। वायु का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक क्या है? यानी जी से डिनोट करते हैं। अब समझेंगे हम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती तो क्या क्या होता है भाई? अभी हमने बताया कि उसकी चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, साथ साथ अपवर्तनांक भी बदल रहा है। तो देखिए जब यही छोटा सा हम चित्र के माध्यम से बता दे रहे हैं, तो जब प्रकाश की किरण मान ले रहे हैं जल से वायु में आ रही है, कहाँ आ रही है? जल से वायु में। अब बताइए जल और वायु में कौन सघन है? वायु में कण पास पास हैं, दूर दूर हैं, जल में कण पास पास हैं, तो जल अधिक सघन है, वायु विरल है। तो अब प्रकाश की किरण देखिए ये हो गई हमारी आपतित किरण, अब ये अपवर्तित किरण दूर हटेगी, है कि नहीं? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण। तो यहाँ से अपवर्तनांक कौन सा होगा? जल से वायु में आ रही है, तो अपवर्तन कहाँ हो रहा है? वायु में। अपवर्तनांक किसका होगा? वायु का। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये हो गया। अब यही बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब ये हो गया जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब यहां समझिए आई ज्यादा है कि आर? चूंकि आर विरल माध्यम है तो विरल माध्यम में कोण ज्यादा होगा, प्रकाश किरण दूर हटती है तो कोण ज्यादा होता है, तो आर का मान यहाँ ज्यादा है और आई का मान कम है, तो ऊपर वाला मान ये कम है ना और नीचे वाला मान ज़्यादा है। तो समझिए जब ऊपर मान कम होगा, मान लीजिए 4/5 लिख रहे हैं, इसमें भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा नहीं, पहले दशमलव लगाएंगे ना, जीरो बढ़ा के यहाँ 0 कुछ लिखेंगे, है ना, तो ये 1 से कम आएगा। और जब 5/4 करेंगे तो इसमें कम से कम एक बार तो चला ही जाएगा, तो 1 से ज़्यादा कुछ आएगा। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि ऊपर मान यानी अंश में मान अगर छोटा है तो मान वास्तव में छोटा आएगा, 0 से 1 से कम होगा। और जब अंश में मान हर से बड़ा हो, ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से बड़ा हो, तो इसका मान 1 से अधिक ही आता है। तो अब ये बताइए इसका मान 1 से अधिक होगा कि कम होगा? आई का मान कम है, आर ज़्यादा है, नीचे वाला मान ज़्यादा है, इसका मतलब 1 से कम होगा। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, तो वायु अभी हमने पढ़ा वायु, जल, कांच और हीरा, तो इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? हीरे का। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम और इससे ज़्यादा जल का अपवर्तनांक, इससे ज़्यादा कांच का अपवर्तनांक, इससे भी ज़्यादा हीरे का अपवर्तनांक होगा।
ठीक है। अब ये अपवर्तनांक हो गया। अब जिस माध्यम में अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जहां अपवर्तनांक ज्यादा होता है वहां चाल और तरंग दैर्ध्य कम हो जाती। उल्टा है भाई, तरंग दैर्ध्य जहां ज्यादा होगा चाल, और जहां अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां चाल और तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। इसका मतलब वायु में प्रकाश की चाल कम होगी कि ज्यादा होगी भाई? वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, जल में प्रकाश की चाल कम होगी, और कांच में प्रकाश की चाल और भी कम हो जाएगी। ये चाल यानी वी लिखते हैं, तो ये वी जी। और हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसी प्रकार से तरंग दैर्ध्य भी होता है, तो तरंग दैर्ध्य कहाँ ज्यादा होगा भाई? वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, और कांच में तरंग दैर्ध्य और भी कम हो जाएगी, हीरे में तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगी। अब समझेंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य चाल किस प्रकार से लिखते हैं, चूंकि न्यूमेरिकल इस पर आता है। तो समझिए, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में आ रही है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जब प्रकाश की किरण कांच से, मान लो कांच से जल में आ रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा। अब इसके लिए देखिए ये फार्मूला होगा भाई, कैसे होगा? एक हम लिख दे रहे हैं, दूसरा खुद से प्रयास करिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। चाल देखना है भाई, चाल दोनों माध्यमों में बदल जाती है ना। अपवर्तनांक का उल्टा होता है, जहां अपवर्तनांक ज्यादा होता है वहां चाल कम होती है। इसका मतलब यहां देखिए दूसरे माध्यम हमने ऊपर लिखा है, पहला माध्यम नीचे लिखा है, तो चाल में पहला माध्यम ऊपर लिखेंगे, यानी जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। और इसी प्रकार से तरंग दैर्ध्य भी हो जाएगा, जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और बटे कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये हो गया। लेमडा जी क्या है? कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लेमडा डब्लू क्या है? जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब देखिए वैसे इसमें लिखिए, जब प्रकाश की किरण कांच से जल में आ रही है तो क्या होगा? जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। और आगे चाल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहला माध्यम ऊपर, यानी कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, है ना। और फिर तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखेंगे तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। समझ में आया? अब इसी प्रकार से एक और लिख करके बताइए। यदि मान लेते हैं प्रकाश की किरण जल से हीरे में आ रही है, जल से हीरे में आ रही, तो क्या होगा भाई? अपवर्तनांक के रूप में लिखिए, क्या होगा? हीरे का अपवर्तनांक बटे क्या होगा? जल का अपवर्तनांक बराबर, अब चाल के रूप में बताइए भाई, कहाँ चाल? जल में चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। अब तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखेंगे तो जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे हीरे में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। इस प्रकार से आप किसी भी माध्यम के लिए आप चाल, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक चाल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दो माध्यमों में अपवर्तन से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये मिला हमारा। इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2। क्या करेंगे? इसको कर लीजिए गुणा, WNG गुणे GNW, और ये बराबर हो जाएगा किसके? NG बटे NW गुणे NW बटे NG। ये दोनों गुणा कर दिए, ये कट गया तो मिलेगा क्या? WNG गुणे GNW बराबर 1 हो गया भाई। तो यहाँ से WNG बराबर क्या लिखेंगे? 1 बटे जी, देखो इसको इधर लाएंगे नीचे हो जाएगा GNW, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये बराबर होगा 1 बटे कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के। उल्टा होगा भाई। इसी प्रकार से देखिए एक आप बताइए, यदि हम लिखें ANG बराबर कितना होगा? 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब नीचे हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। ठीक, इसी प्रकार एक और बताइए,
ये WNA लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वायु के जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/, वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के। ऐसे किसी का भी आप लिख सकते हैं 1/, करके। ठीक है, अब 3 माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना हम करेंगे। मान लीजिए, देखिए, जब प्रकाश की किरण वायु जल कांच 3 माध्यमों में हो रही है, जा रही है, तो इसमें क्या होगा, देखिए, इसके लिए आप ये तरीका याद रखिए, वायु जल और कांच 3 माध्यम लिए तो जो है चाहे क्लॉकवाइज, चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए या क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है घड़ी में ना, 1 2 3 4, तो ऐसे जब घूमेगा तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब इसी का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, ये जो क्लॉकवाइज होता है इसको दक्षिणावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बोलते हैं। चलिए, तो चाहे जिस दिशा में इसको घुमा लीजिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन तीनों का गुणनफल 1 होता है। यदि चेक करना चाहें तो कर लीजिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा भाई, जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक गुणे क्या आएगा यहाँ से, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक गुणे यहाँ से क्या आएगा, वायु का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 आना चाहिए। देखिए, NG कट गया, NW कट गया, NA कट गया, सब कट गया, कितना बचा, 1 आ गया। तो ये होता है भाई, इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 माध्यम हम ले रहे हैं, जल, कांच और हीरा, तो इनमें यदि आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक और गुणे हीरे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इन तीनों का गुणनफल 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। देखिए, फार्मूले भी हो गए और ये है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। अब देखते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस वह समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोलीय पृष्ठों से बना होता है। 2 गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं या 1 गोलीय और 1 समतल पृष्ठ हो सकता है। तो ये देखिए, दोनों गोलीय पृष्ठ इसमें है। अब यहाँ ये देखिए, समतल पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है, ये भी एक प्रकार का लेंस ही है, इसको समतल उत्तल लेंस कहेंगे। अब उत्तल लेंस क्या होता है, जिसमें अपवर्तन की प्रक्रिया या अपवर्तन उभरे हुए सतह से हो। वह लेंस जिसमें अपवर्तन किससे हो, उभरे हुए तल से हो, तो वो क्या होता है, उत्तल लेंस। और जिस लेंस में अपवर्तन झुके हुए तल से होता है वो अवतल लेंस होता है। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये दूसरा अवतल लेंस। ये पहले क्या बनेगा, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। अब समझिए, उत्तल लेंस क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ये देखिए। ठीक, और अवतल लेंस क्या करता है, ये आने वाली प्रकाश की किरण को फैला देता है, यानी दूर कर देता है। दूर कर देता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को और क्या कहते हैं भाई, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ये हो गया, अवतल लेंस क्या है, अपसारी लेंस है, और उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी लेंस है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में क्या है, वही जैसे दर्पण में था ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। दर्पण में क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है। वहाँ था वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकलती है, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या है। ये हमारा हो गया लेंस। अब इस लेंस का देखिए 2 गोलीय पृष्ठ है ना, पहले गोलीय पृष्ठ का केंद्र इधर कहीं आएगा ये, और दूसरे का इधर आएगा। अब पहले पृष्ठ के देखिए अपवर्तन का यह मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, इस अपवर्तन तल के मध्य बिंदु ये ध्रुव हो गया P2।
तो इनको मिलाने वाली, देखिए इन बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होती है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब समझेंगे, ये हो गई आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण। अब देखिए वायु से कांच में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा भाई, सघन में अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये थोड़ा सा झुक जाती है। फिर क्या होगा, ये देखिए लेंस के भीतर ये अपवर्तित किरण हो गई। अब फिर क्या होगा, सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये दूर हट गई। तो जब आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, बोलिए साथ में। जब आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है वो होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नियम में पहला। पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस में तीनों नियम, फिर अवतल लेंस में तीनों नियम। या तो ऐसे करिए, उत्तल और अवतल में एक साथ देखते चलते हैं। ये अवतल लेंस हमारा हो गया। चलिए अब इन दोनों में एक साथ तीनों नियम देखते चलेंगे। चलिए, ये हो गया उत्तल, ये अवतल। तो पहला नियम क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो ये फोकस से होकर की जाती है। समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है इसे कहते हैं द्वितीय फोकस या फोकस बिंदु। ये हो गया द्वितीय फोकस। अच्छा, प्रथम फोकस और या मुख्य फोकस किसे कहेंगे भाई, अभी बता रहे हैं। द्वितीय फोकस देखिए, अब फिर इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी वो दूर हटेगी भाई, दूर हटेगी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से मिलेगी, फोकस बिंदु पर मिल जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से आने वाली, फोकस बिंदु से। चलिए यहाँ बना लेते हैं अवतल लेंस, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए फोकस यानी मुख्य फोकस ये होता है। तो जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। ये लो, ये फोकस बिंदु, ये क्या होता है, मुख्य फोकस या प्रथम फोकस बिंदु। ये क्या है, मुख्य फोकस या प्रथम फोकस बिंदु। ये हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण, अब देखिए ये इस बिंदु से हम लेके जाएंगे इसे, देखो ठीक। अब ये फोकस बिंदु से आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी भाई, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। ये लो, ठीक है, ये हो गई हमारी प्रकाश किरण, दो नियम। अब तीसरा नियम इसी में हम समझ लेते हैं। चलिए नीचे बना दे, इधर बगल बना लेते हैं। तीसरा नियम हो जाएगा हमारा कि जब प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, ये लेंस में बना लीजिए पहले उत्तल लेंस, तो ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो जब प्रकाशिक केंद्र से होकर के आएगी प्रकाश की किरण तो उसी मार्ग से सीधे निकल जाती है, इसमें अपवर्तन नहीं होता है, यानी ये प्रकाश की किरण मुड़ती नहीं है। अब अवतल लेंस में भी खींच लीजिए, ये प्रकाशिक केंद्र आपका, आएगी प्रकाश की किरण इसी मार्ग से ऐसे सीधे ही, ये ऐसे ही निकल जाएगी सीधे। ठीक, ये तीनों नियम आपको याद रखना। पहला क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ये हो गया। अब फोकस बिंदु से होकर के आएगी तो समांतर हो जाएगी, देखिए फोकस बिंदु से समांतर हो गई। तीसरा, प्रकाशिक केंद्र से होकर के आती है तो सीधे निकल जाती है, ये ठीक, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। समझ में आया। अब चलिए अब देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में हम प्रतिबिंब को देखे बनाएंगे तो सबसे पहले वस्तु रखेंगे अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। ये फोकस हो गया और ये हो गई दुगनी फोकस दूरी 2f, ये f और ये 2f। तो अनंत से यानी दूर से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये समांतर, इसको भी समांतर कर लीजिए।
अब ये आएगी तो कहाँ जाएगी भाई, फोकस बिंदु से, ये फोकस बिंदु से गई ऐसे, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस बिंदु पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और छोटा बन जाता है। अब अगला कंडीशन इसी में देखते हैं हम, जब वस्तु को थोड़ा और नजदीक ले आएंगे, थोड़ा और नजदीक मतलब ये दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर वस्तु होगी, ठीक है। तो ये F लिखिए और 2F के बीच में ही ये फोकस बिंदु होगा। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर ले आइए, वही 3 तरीका है, समांतर ले आएंगे, फोकस से ले आएंगे, प्रकाशिक केंद्र से। 3 तरीके से प्रकाश किरण चलेगी। दो बिंदुएं, 2 प्रकाश की किरणें जहां पर अपवर्तन के बाद मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो ये समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से। अगला फोकस बिंदु से ले आइए तो ये हो जाएगी समांतर हो जाएगी भाई। कैसे हो जाएगी, समांतर। तो ये कहाँ मिलेगी, F और 2F के बीच में, फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। जब वस्तु, फिर सुनिए, जब वस्तु दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर हो तो इसका प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में बन जाता है, ठीक। चलिए अब तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब वस्तु को रखेंगे दुगनी फोकस दूरी, थोड़ा और नजदीक ले आए, कहाँ रखेंगे, दुगनी फोकस दूरी पर रख लीजिए इसको। तो ये F, इसको थोड़ा बढ़ाइए, ये 2F, ये हो गया F और ये 2F। तो चलिए 2F पर रखिए दुगनी फोकस दूरी पर, ये वस्तु को रखे। फिर वही समांतर आएगी प्रकाश की किरण, फोकस से जाएगी, फोकस से आने वाली अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, तो ये मिलेगी दुगनी फोकस दूरी पर। अब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु दुगनी फोकस दूरी पर हो तो इसका प्रतिबिंब भी दुगनी फोकस दूरी पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बन जाता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और नज़दीक ले आए, कहाँ ले आएंगे, 2F और F के बीच में। चलिए 2F और F के बीच में वस्तु को रखिए भाई, ये हो गया। कहाँ रखेंगे, F, थोड़ा नज़दीक ले लीजिए, F और 2F के बीच में, ये हो गया 2F, ये हो गया F, ठीक है। तो ये वस्तु हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस बिंदु से। वही तरीका, समांतर तो फोकस से। अब की बताइए कहाँ ले आएंगे, या तो फोकस से ले आइए या तो प्रकाशिक केंद्र से ले आइए, जहाँ से इच्छा हो। तो हम फोकस से ले आ रहे हैं, ये तो थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, लेंस थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, यहाँ आती प्रकाश की किरण। तो चलिए फोकस से ही खींच लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से ही खींच लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र से लेके आएंगे जब, तो ये यार कैसे बन रहा है, ये ले आइए प्रकाशिक केंद्र से ऐसे, ठीक है। अब ये मिलेगी प्रकाश की किरण दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर। कहाँ मिलेगी, दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर बन जाएगी। अब कैसा प्रतिबिंब बना भाई, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन गया। जब दुगनी फोकस दूरी और फोकस दूरी के बीच में, या कहिए दुगनी फोकस बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में जब वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। तो चलिए अब कहाँ रखेंगे, थोड़ा और नज़दीक लाइए, कहाँ, F पर, यानी फोकस बिंदु पर। तो खुद से प्रयास करिए भाई इसको, फिर आसानी से और आसानी समझ में आएगा। ये हो गया, देखिए। चलिए बताइए क्या करेंगे, फोकस बिंदु पर रखा, ये आपका फोकस बिंदु हो गया। तो फोकस बिंदु पर रखेंगे तो कैसे लाएंगे प्रकाश किरण, समांतर ले आइए, क्या दिक्कत, हमेशा यही कर रहे हैं। अब फोकस से ले आएंगे, ठीक है, फोकस से आएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से ले आएंगे, प्रकाशिक केंद्र से ले आइए। अब जब प्रकाशिक केंद्र से इसको ले आएंगे तो ऐसे ही समांतर निकल जाएगी ये प्रकाश की किरण, ठीक है। ये एक दूसरे को मिलेगी, अनंत पर मान लेंगे कि अनंत पर मिल रही है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, कहाँ, अनंत पर, ठीक है। चलिए अब अगला कंडीशन, थोड़ा और नज़दीक ले आएंगे वस्तु को, और नज़दीक ले आइए, कहाँ ले आएंगे,
फोकस बिंदु और लेंस के बीच में, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस बिंदु और लेंस के बीच में ये वस्तु को रख दिया। अब समांतर लेके आइए, जो प्रकाश की किरण समांतर आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से लेके आइए इसको, ये फोकस बिंदु से आ गई, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से लेके आइए ऐसे, अब ये दूर होती जाएगी इधर, अब इसको बढ़ाएंगे पीछे की ओर, इसको पीछे की ओर ऐसे डाट डाट करके बढ़ा दीजिए, ठीक। ये लो, ये जहाँ मिल जाएगी वहीं बन जाएगा प्रतिबिंब। दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ ये प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं इसका हेड होता है, यानी सिर होता है, तो ये सीधा ही बना है प्रतिबिंब। अब देखिए, जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, हमेशा वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, तो आभासी बन गया, सीधा बन गया, वस्तु से बड़ा और सामने ही बन जाएगा प्रतिबिंब। कब, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बन जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाने का एक ही कंडीशन है, सब में वही होता है, वस्तु के किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही बनता है। कैसा बनता है, देखिए, ये फोकस बिंदु हो गया, ये इधर फोकस बिंदु हो गया, वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, ये हमने रख दिया। अब देखिए समांतर लेके आएंगे तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से आएगी, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये फोकस से, ठीक। अब दूसरी प्रकाशिक केंद्र से लेके आइए, ऐसे निकल जाएगी भाई। अब यहीं जहाँ दोनों किरणें मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा ना, ये बन गया प्रतिबिंब। हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस और लेंस के बीच में। वास्तविक, ये प्रतिबिंब बना आभासी, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस और लेंस के बीच में। कैसा बना है, आभासी सीधा, जब आभासी होगा सीधा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा। चलिए ये हो गया। अब लेंस वाली कंडीशन प्रत्येक एक बार मैपिंग के माध्यम से हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, ये उत्तल लेंस लिया था अभी हमने, ये हो गया फोकस बिंदु, दुगनी फोकस बिंदु, ये फोकस और ये दोगुनी फोकस दूरी। अब देखिए, जब वस्तु, पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो तो ये प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, पहला कंडीशन फोकस बिंदु पर बन जाएगा। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर हो तो ये प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, फोकस बिंदु और दुगनी फोकस दूरी बिंदु के बीच में। ये वस्तु देखिए, जब अनंत पर होती तो छोटा बनता है, अनंत से थोड़ा नजदीक लाए अनंत से थोड़ा नजदीक ले आएंगे तो फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर बनेगा और थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अभी तो वस्तु से छोटा ही है, और जब दुगनी फोकस बिंदु पर रख देंगे तो प्रतिबिंब दुगनी फोकस बिंदु पर ही बन जाएगा, वस्तु के आकार का हो गया। अब तीसरा, चौथा कंडीशन, दुगनी फोकस बिंदु और दुगनी फोकस दूरी और फोकस दूरी के बीच में जब वस्तु हो तो ये दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर यह प्रतिबिंब बन जाता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा बन जाता है। और जब फोकस बिंदु पर रखेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा अनंत पर। पांचवा कंडीशन कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। फिर से समझिए, जब अनंत पर है तो वास्तविक उल्टा बहुत छोटा फोकस बिंदु पर, जब दुगनी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर है तो फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में वास्तविक उल्टा छोटा बनता है। दुगनी फोकस दूरी पर हो तो दुगनी फोकस दूरी पर ही बनता है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। अब और नज़दीक ले आइए, जैसे जैसे नज़दीक ले आएंगे ये दूर होता जाएगा, आकार भी क्रमशः बढ़ता जाएगा।
अब दुगनी फोकस बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में हो तो ये प्रतिबिंब बन जाता है वास्तविक, उल्टा और बड़ा बन जाता है। और जब फोकस बिंदु पर है तो अनंत पर बनता है वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बन जाता है। और छठवां कंडीशन क्या है कि यही जब रखते हैं फोकस बिंदु और लेंस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बन जाता है भाई। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद हम समझ लेते हैं सूत्र, है ना, लेंस के लिए सूत्र। ये निगमन हमारे कोर्स में है नहीं, तो सूत्र क्या है भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका सूत्र हो गया f बराबर। और दूसरा आवर्धन क्षमता समझ लीजिए। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की आवर्धन क्षमता उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, और ये होता है -v/u। ये प्लस में होता है v/u। यहां देखिए ये मिलेगा माइनस में और ये वाला होगा प्लस में। लेंस के लिए यहां माइनस में होता है, यहां प्लस में होता है। और तीसरा ये छोटा सा सूत्र f बराबर r/2, एक ये भी सूत्र यूज हो जाता है इसमें। इतने 3 फार्मूले हैं, इसी के सहायता से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब इसमें चिन्ह हम समझ लेते हैं। चिन्ह कैसे समझेंगे, देखिए लेंस के लिए देखिए u वस्तु की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। f क्या है, फोकस दूरी। f क्या है भाई, ये है फोकस दूरी। और फोकस दूरी जब उत्तल लेंस के लिए हो तो ये प्लस होती है, अवतल लेंस के लिए हो तो माइनस होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। v है प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ देखिए प्रत्येक दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। एक तो वास्तविक होगा, तो जब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा और पीछे बनेगा, और तब इसको हम प्लस में लिखेंगे। और जब आभासी बनेगा लेंस के लिए तो ये सीधा बनता है, और कहाँ बनता है, सामने बनता है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से यम का मान भी ऐसे होता है, आई का मान भी ऐसे ही होता है। यम यानी आवर्धन क्षमता, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। तो ये देखिए जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो यम और आई का मान माइनस में होगा भाई, ये उल्टा हो गया यहाँ। इसके बाद समझते हैं यम और आई। यम यानी आवर्धन क्षमता, आई प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखिए जब वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। तो जब सीधा होगा तो इसको प्लस में लिखेंगे, और जब उल्टा होगा तो माइनस में लिखेंगे। यानी वास्तविक होगा उल्टा होगा तो माइनस में लिखेंगे, आभासी सीधा प्लस में लिखेंगे। यम और आई का मान, बस इतना आपको याद रखना है। इसी आधार पर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे क्रम से। अब एक चीज और बचा हुआ है इसमें, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब यहाँ याद रखना, यदि किसी लेंस की क्षमता f और फोकस और उसकी क्षमता क्या है, p है, फोकस दूरी f और क्षमता p है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। यदि फोकस दूरी देखिए मीटर में दिया हुआ हो तो ठीक है, 1/f हो जाएगा, और जब सेंटीमीटर में यही दिया हो तो p बराबर होगा 100/f, ये सेमी में, ठीक है। और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ये याद रखना आपको, ठीक। चलिए, तो ये लेंस में अपवर्तन से रिलेटेड जो भी था ये हमने पूरा किया। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसको भी देख लें। चलिए देख लेते हैं। ये क्रांतिक कोण देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। देखिए ये हो गया हमारा
सघन माध्यम, इधर हो गया ये विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आएगी प्रकाश की किरण तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, अब यहां हम क्या करेंगे, आपतन कोण को जब बढ़ाएंगे, सघन माध्यम के आपतन कोण को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण भी क्रमशः बढ़ता जाएगा। देखिए इसको इधर करेंगे तो ये ऊपर होता जाएगा, इसको इधर किए ये ऊपर होगा। तो जब जिस आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश, तो वह जो है क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, सघन माध्यम के इस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यही समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हो गया हमारा, क्रांतिक कोण से अधिक हो गई है तो ये मिल गया हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो।